हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पूरा पता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करते जा रहे हैं कि हम कभी ना कभी जो है सक्सेस पा ही लेंगे। आगे हम कठिन से कठिन रास्तों को हम आगे बढ़ ही जाएंगे। जैसे कि किस तरह से हम नेचुरल डिज़ास्टर से हम बचने की हर वक्त कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो शब्द है नेचुरल डिज़ास्टर, क्या ये एक्चुअल में नेचुरल है या फिर मैन मेड है। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल दे रखा है हिंदू में, द हिंदू में 1 सितंबर 2023 में। इट इज़ वेरी गुड। तो बेसिकली क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। तो हम इसमें जो क्रक्स जो है, बेसिक पॉइंट्स जो हैं, हम वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल में ये कह रखा है भाई, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेन, टोरेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स हों, सड़कें हों और जान जो हो वो बहुत सारी लॉस हुई है। हुआ क्यों है, हुआ क्यों है? अरे भाई, आर्कटिक जो है वो गर्म हो गया है और इतने सालों से जो आपकी प्लानिंग चल रही है, सड़कें आप कहाँ बना, पहाड़ों पे सड़कें बन रही है, काट काट के पहाड़ों को, है ना, पेड़ आप काटे जा रहे हो। तो वो सब जो होती है पूरे प्लानिंग में आती है और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये शायद हो रहा है और आर्कटिक जो है वो गर्म हो रहा है। तो देखो, मॉनसून सीज़न जो है, सबको पता है कि मॉनसून सीज़न जो है अपने साथ बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स भी लेकर आता है। और इसमें सिर्फ क्या हम पूरी जिम्मेदारी मॉनसून सीज़न को दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदार जो है पुअर प्लानिंग का है। ये जो ह्यूमन एक्शंस हमारे हैं, इनकी वजह से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें जो आपके जो हैं दो विचार ले रखे हैं, एक है लुबैना रंगवाला, एक है विमल मिश्रा। लुबैना रंगवाला बेसिकली आर्किटेक्ट हैं, तो इन्होंने अपने विचार व्यूज़ दे रखे हैं। तो हम व्यूज़ देख लेते हैं कि जो भी इसमें दे रखा है। तो लुबैना रंगवाला ने कहा कि भाई, जो ज़्यादातर डिज़ास्टर्स जो होते हैं पूरी दुनिया में, ये देखा जाता है कि भाई वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, आदमियों के द्वारा होता है ना। कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ऐसे डिज़ास्टर्स के लिए कि भाई जो पहाड़ पे रह रहे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है कंपैरेटिवली जो पहाड़ के नीचे रह रहे हैं, है ना। या फिर जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं, है ना, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ऐसे डिज़ास्टर्स के लिए, सुनामी के लिए, रैदर की जो अंदर की ओर रहते हैं। तो इसलिए लुबैना रंगवाला जी कहते हैं कि भाई हमें जो है टारगेटेड सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसकी जैसी दिक्कत हमें उसी हिसाब से उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम एक ऐसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना पाएँ सब मिलके। फिर है विमल मिश्रा। तो विमल मिश्रा जी जो हैं वो ये कह रहे हैं इसी टॉपिक को लेके कि भाई ह्यूमंस ने, आदमियों ने क्लाइमेट हैज़र्ड, देखो क्लाइमेट हैज़र्ड तो हमेशा से रहे हैं ना। आप कहोगे सर बारिश तो हमेशा से होती रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बरसात होती रही है हमेशा से, बादल तो फटते रहे हैं हमेशा से, सुनामी पहले भी आई थी, अर्थक्वेक पहले भी आए थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आदमियों की वजह से वो और ज़्यादा रिस्की हो गए हैं, क्योंकि आदमी जो है पहाड़ों के अंदर घुस गए हैं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें बना दी, जिसमें और ज़्यादा रिस्क बढ़ गया। तो इसकी वजह से जो डिज़ास्टर की फ्रीक्वेंसी जो है और इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहे हैं। और इसमें एक ह्यूमन कॉस्ट फैक्टर जो है वो सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है। जैसे कि आदमी क्या कर रहे हैं, फ्लड प्लेन्स के अंदर अपनी बिल्डिंग बनाते रहे। यमुना के किनारे जो है देखो भर भर के बिल्डिंग्स बना दी हैं। इसमें इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि भाई सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ भी होने चाहिए, कि भाई अगर आप फ्लड प्लेन के किनारे आप बिल्डिंग्स खड़ी करोगे तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आप वहाँ के एनवायरनमेंट को आप तबाह कर रहे हो। और जो दिल्ली में फ्लड आ गई थी ना, दिल्ली में फ्लड आ गई थी, यमुना जो थी वो चली गई थी, वो सब यमुना का फ्लड प्लेन था, वो कभी भी जा सकती है वहाँ पे। तो ह्यूमंस बेसिकली ज़्यादा थोड़े बहुत काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई वो इस सिचुएशन को और वर्स करने के लिए, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन जो है ढूंढने पड़ेंगे, जो पास्ट मिस्टेक्स जो पुरानी मिस्टेक्स हैं हमें उससे सीखना पड़ेगा। फिर जो है क्वेश्चन दूसरा चीज़ें डिस्कस होती है कि भाई इम्पैक्ट क्या है नेचुरल डिज़ास्टर्स का भारत में। इंडिया ने देखो नेचुरल डिज़ास्टर्स हमेशा से ही फेस करे हैं, पहले से ही फेस करे हैं। जब क्लाइमेट चेंज की कंसर्न अभी उभरनी शुरू हुई थी उससे पहले से, मुंबई में बाढ़ आई, है ना, बहुत सारी हिल्स लैंडस्लाइड होते रहती हैं ऐसे डिज़ास्टर्स में। तो डिस्कशन जो है अब हम ये बात करते हैं कि भाई डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस हमारी कैसी है। तो लुबैना रंगवाला जी कहती हैं कि भाई हमारे डिज़ास्टर लैंडस्केप में क्या चेंजेस आए हैं। इंडिया का जो डिज़ास्टर लैंडस्केप है ये बहुत सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से बदला है, जैसे कि अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से अब डिज़ास्टर होने के तरीके भी बदल गए।
अर्बन ग्रोथ ने हमारे जो इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेन कर दिया है। इसकी वजह से लॉस और डैमेज जो है डिज़ास्टर के दौरान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें अर्बनाइजेशन कैसे हो रही है, किस तरह से होनी चाहिए, इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो होती नहीं है कि अर्बनाइजेशन की जो प्लानिंग है कैसे होनी चाहिए और उसको रेगुलेशन क्या वो सही तरीके से हो रही है, उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। इसकी वजह से जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो और डिटेरियोरेट होते जा रहा है। तो अर्बन ग्रोथ हो, जैसे मुंबई का एग्जांपल है, देखो भाई मुंबई ने बार बार जो है बाढ़ फेस करता रहता है, फ्लड फेस करता रहता है। मुंबई की डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बार बार एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया है कि ऐसी फ्लड को, बाढ़ को वो पहले ही प्रेडिक्ट कर दें। तो जो सिटी का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट है, इन्होंने बड़े बड़े जो है वाटर होल्डिंग टैंक्स तो बना दिए कि जो पानी आ रहा है हम उसके अंदर बड़े बड़े टैंक के अंदर पानी को हम होल्ड कर लेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा हमने देखने को मिला कि भाई मुंबई के एफर्ट की वजह से ज़्यादा अच्छी फ्लड मैनेज हुई कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली में तो बिल्कुल थोड़ी सी बाढ़ आई और वो दिल्ली पूरी डूब गई थी। तो मुंबई ने ज़्यादा अच्छे, इसमें इन्होंने कहा कि भाई मुंबई ने ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाया है। तो भले ही देखो इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन जो सी लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है। देखो आप कितनी कोशिश कर लो, समुद्र तो बढ़ेगा ना, तो समुद्र बढ़ेगा, पानी तो अंदर आएगा ही। पानी अंदर आएगा, कोस्टल इनंडेशन, इनंडेशन मतलब अंदर घुसना, पानी का अंदर तो घुसेगा ही। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। तो आप कितने ज़्यादा टैंक बना लो, अब अगर समुद्र ही अंदर घुस जाएगा मुंबई के, तो फिर वो आप क्या कर लोगे? सारी बात, क्वेश्चन तो ये है ना। तो अगर आप हिस्टोरिकल अर्बनाइजेशन की बात करोगे तो पूरी दुनिया में जो सिटीज़ हैं उन्होंने वक्त के साथ वो डेवलप हुई हैं, बढ़ी हैं, और उनकी जो जनसंख्या है वो भी बढ़ी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ी है। और जितने ज़्यादा लोग होंगे इसका मतलब क्या है, उतने ही ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ होंगे और उतने ही ज़्यादा क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ेगा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा कार, उतनी ज़्यादा पोल्यूशन, उसकी उतनी ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज। तो अर्बन डेवलपमेंट जो है बेसिकली हमेशा फोकस करता है, जब भी हम अर्बन शहरी विकासकरण की बात करते हैं तो हम हमेशा ध्यान देते हैं कि भाई वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर दो, वहाँ सड़कें बना दो, बिल्डिंग बना दो। लेकिन अरे भाई ये तो ध्यान दे लो सस्टेनेबिलिटी की कंसंट्रेशन, कि वो सस्टेनेबल है या नहीं है। जो आप बढ़ा रहे हो ऐसा तो नहीं है कि एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव असर आ रहा है उसका। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको 3 एस्पेक्ट के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, दूसरा है सोशल एस्पेक्ट, एंड थर्ड वन इज़ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। इकोनॉमिक अच्छा हो, वहाँ पे लोग जो हों पैसे कमाएं, जॉब मिले, नौकरियाँ मिले। सोशल एस्पेक्ट, वहाँ पे जो लोगों को एक अच्छी सुविधाएं मिले, वहाँ पे कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वुमेन को कोई दिक्कत ना आए। और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट मतलब पोल्यूशन ना हो। तो ऐसी अभी प्रेजेंटली देखो भाई ऐसा हो रहा है कि भाई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इकोनॉमिक्स को तो वो ध्यान में रखती हैं कि बड़े बड़े मॉल बना दो, लेकिन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या रहेंगे, इन चीज़ों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हम कैसे लाएं? विमल मिश्रा क्या कह रहे हैं? तो विमल मिश्रा भी यही बात कह रहे हैं बेसिकली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो अभी करंट प्रैक्टिसेस हैं कि हमें किस तरह से जो है अपने ड्रेनेज सिस्टम को हम डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं, नदियों को हम डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं, वो हमें रोकना पड़ेगा और SDGs पे हमें ध्यान देना होगा। तो हम इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम जान लेते हैं SDGs को, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमारे 17 गोल हैं। कितने गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? 17। तो सबसे पहला गोल क्या है? नो पावर्टी, हमें गरीबी हटानी है, गरीबी हटानी है। उसके बाद क्या है? हंगर। तो सिंपल सा आप याद रख लो, पावर्टी P, फिर है हंगर H, फिर है हेल्थ एंड वेलबींग, फिर एक और H, फिर है एजुकेशन E, फिर है इक्वालिटी, फिर इसमें एक और E, जेंडर इक्वालिटी, फिर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन W, वाटर, फिर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी E, फिर है डिसेंट वर्क D, फिर है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर I, फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ I, फिर सस्टेनेबल सिटीज़, फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन RCP, फिर क्लाइमेट एक्शन, फिर लाइफ बिलो वाटर, फिर लाइफ ऑन लैंड, फिर पीस, जस्टिस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल। बहुत सारे हो गए ना, याद ही नहीं होते, कोई नहीं, बार बार इनको दोहराओगे तो ही याद होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गरीबी हटानी है, उसके बाद आपको भुखमरी हटानी है, उसके बाद आपको हेल्थ पे ध्यान देना है,
हेल्थ के बाद आपको एजुकेशन पे ध्यान देना है, और जब आप एजुकेशन की बात करोगे तब आप हमेशा जेंडर इक्वलिटी की बात करोगे। तो फिफ्थ इज़ पाँचवा नंबर किसका है? जेंडर इक्वलिटी का, ठीक है। सिक्स में एस आता है, तो एस से आपका आता है सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज सिक्स्थ, ठीक। और लक्की सेवन क्या है? लक्की सेवन है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। लक्की सेवन इज़ अगर आपको ऐसी एनर्जी मिल जाए जो कि अफोर्डेबल हो, क्लीन हो, वही लक्की है। फिर एट क्या है? 8 है आपका डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो 8 में 2 0 आ रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक्स होगी ना 2 0, तो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ 8th। नाइन को आप इसको बस इस डंडी को देखो, तो ये सारे 3 आई आ जाएंगे, आई और आई मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर 1 0 को आप ऐसे डिवाइड कर दो, ये क्या है? इनइक्वालिटी। एक के पास तो 0 है, एक के पास 1 है, तो ये क्या हो गई? इनइक्वालिटीज़ हो गई। तो इनइक्वालिटीज़ को हमें कम करना है, ठीक है। फिर 1 क्या है? दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 इक्वल है, तो मतलब ये सस्टेनेबल है। तो सस्टेनेबल सिटीज़ और सस्टेनेबल जो हो, सिटीज़ सस्टेनेबल हो, कम्युनिटीज़ भी सस्टेनेबल हो। फिर 12 क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि आप कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबली करो, अच्छे से कंज्यूम करो, रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करो। फिर है 13 इज़ क्लाइमेट एक्शन, ये पता होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन इज़ 13। 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे 14, पानी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर 15, ठीक है, 14 और 15। फिर 16 क्या है? पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पार्टनरशिप होनी चाहिए गोल्स के लिए 17। तो ये जो इतनी G20 ये सब होती है 17 के लिए होती है बेसिकली, ठीक है, होती सबके लिए, लेकिन चलो ठीक है। फिर है बिल्डिंग कोड्स की बात इन्होंने करी कि भाई बिल्डिंग कोड्स जो होती हैं कंस्ट्रक्शन की, वो गाइडलाइंस होती हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो उनके पास वो ऑर्डर्स होते हैं कि वो देखें कि भाई जो भी बिल्डिंग बन रही है उस कोड के अकॉर्डिंग बने। तो विमल मिश्रा ने कहा कि नॉलेज तो कंटिन्यूस होनी चाहिए, सबके बारे में सबको पता होनी चाहिए, और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, लेकिन जो रिस्क है वो भी हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। चक्कर ये पड़ता है कि भाई अप टू डेट डाटा जो होता है वो नहीं मिलता है, और जो पुराने डाटा सेट है ना वो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट कर नहीं पाते हैं। तो जो अभी अप टू डेट चीज़ें हैं वो हमें पता नहीं है, पुरानी जो चीज़ें हमें पता है उसका अभी एट प्रेजेंट कोई फ़ायदा है नहीं, दिक्कत ये आ रही है। तो अगर गवर्नमेंट, तो ल्यूबेना रंगवाला जी कह रही हैं कि भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जो है वो मॉनिटर करते हैं क्लाइमेट ट्रेंड्स को, रिस्क को बहुत ही अच्छे से, लेकिन दिक्कत ये आती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। उनका जो वो मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन जो लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, क्या लेना है, वहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं। तो यही थोड़ा सा दिक्कत इसमें रहती है कि भाई किस तरह से हमें इकोसिस्टम को प्रिजर्व भी करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट भी करना है, इन दो का हम बैलेंस कैसे बनाएं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो बिल्डिंग कोड्स को भी आपको समझना होगा। देखो बिल्डिंग कोड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, उसमें वो फायर सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, डिज़ास्टर्स का ध्यान रखते हैं, वाटर सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, नॉइज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो बिल्डिंग कोड्स और नॉलेज तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हम कैसे अपडेट करते रहें रेगुलर बेसिस पे, और कैसे हम इम्प्लीमेंट करें लोगों के बीच में। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक्सपर्ट तो सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए कि वो इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है भाई, एक्सपर्ट तो सिर्फ बता सकते हैं ना, अब ये कर लो वो कर लो, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? नेता इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो अगर उनकी पॉलिटिकल विल अच्छी होगी तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि भाई हम तो सिर्फ आपसे ये कह सकते हैं आप पढ़ लो, ऐसे पढ़ो, जैसे जो हम बता रहे हैं वो करो, समझो, सीखो, लेकिन आपकी वो विल चाहिए, आप वो क्षमता चाहिए कि आप उसको आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाओ और आप रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ाई कर पाओ, तभी जाके जो होगा आप इस चेहरे को समझ पाओगे। ठीक है, आप मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, टाटा एंड नमस्कार, बाय बाय।